मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चैट बॉक्स में दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। 100+ एमसीक्यूज को हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। 100 से अधिक प्रश्नों को हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत की संसद में शामिल है, तो बताइएगा भारत की संसद में शामिल कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। तो संसद की अगर हम लोग बात करेंगे तो संसद का जो प्रावधान है वो किया गया है आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया। और संसद में कौन कौन शामिल होता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में बताया गया कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद का गठन होता है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला जो प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 65 वर्ष। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करना है सभी मेरे भाई बहनों को। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी मेरे भाई बहन। तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो याद रखिएगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले समाप्त हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले समाप्त हो। अगर 6 वर्ष पहले समाप्त हो रहा है तो कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। अगर 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो रही है तो 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर कर देंगे। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है तो वर्तमान में कौन है? जरा वर्तमान में कौन मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य विधानसभा का स्पीकर पहले अपना कार्यकाल खाली करता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य विधानसभा का जो स्पीकर होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, पहले अपना कार्यालय खाली करता है? यदि वह विधानसभा का सदस्य बनना बंद कर देता है, यदि वह डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखकर इस्तीफा देता है, यदि वह विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो तीसरे प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा? तो कौन सा या फिर कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर जो होता है, वो अपना कार्यकाल खाली कर देता है? तो आंसर क्या कर दीजिएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी मामलों में, ठीक है। क्या हो जाए? यदि विधानसभा का सदस्य बनना बंद कर देता है तो भी उसको क्या करना होगा? अपना कार्यालय खाली करना होगा। अगर वह डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे देता है, अगर इस्तीफा दे दे रहा है तो भी उसको अपना कार्यालय खाली करना होगा। और अगर मान लीजिए विधानसभा के जितने सदस्य हैं वो बहुमत प्रस्ताव से उसको हटाने के लिए एक प्रस्ताव पास कर देते तो भी उसको अपना कार्यालय खाली कर देना होगा। तो इन सभी कंडीशनों में जो विधानसभा का स्पीकर होगा, अध्यक्ष होगा, उसको अपना पद खाली करना होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा क्या हो जाएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देगा। 100+ एमसीक्यूज आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। 100+ एमसीक्यूज आज के सेशन में हम लोग करेंगे। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
तो बताइएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया चार्टर अधिनियम 1835 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, या फिर चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था और इसी के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां हैं वो ब्रिटिश क्राउन या फिर कहेंगे ब्रिटिश संसद को हस्तांतरित कर दी गई थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी एक्ट के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, भारत के गवर्नर जनरल को हमने क्या कर दिया, तो भारत के गवर्नर जनरल को हमने वायसराय में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या हो गया, तो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था वो वायसराय के नाम से जाना जाने लगा और भारत का पहला वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए जिला पहला बिंदु होना चाहिए? अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति या फिर थोंगुन समिति? बताएंगे। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए जिला पहला बिंदु होना चाहिए? अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति या थंगुन समिति? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, अशोक मेहता समिति। ठीक है, अच्छा आपको ये सारी समितियों का वर्ष भी याद होना चाहिए कि ये समितियां कब हैं। अशोक मेहता समिति जो है ये 1977 में आ रही है और इसने क्या किया था, इसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की थी। अशोक मेहता समिति 1977 में आ रही है और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। GV राव की बात करेंगे तो ये कब आ रही है, तो ये आ रही है 1985 में, 1985 में GV राव समिति आ रही है। 1986 में अगर हम लोग बात करेंगे तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आ रही है और 1988 में अगर हम लोग बात करेंगे तो PK थंगुन समिति आ रही है। तो ये सभी समितियां महत्वपूर्ण है, आप इनका वर्ष भी याद रखेंगे। ठीक है, देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक है, बताइएगा। तो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, प्रस्तावना है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा। छठवें प्रश्न की बात करेंगे, छठवें प्रश्न की बात करेंगे तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देश के शासन में इनमें से कौन सा मौलिक है, तो शासन में आपसे पूछ रहा है देश के शासन में निम्न में से कौन सा मौलिक है, तो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है या फिर प्रस्तावना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो देखो मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों को प्रदान किए गए। ठीक है, मौलिक अधिकारों का देश के शासन में कोई योगदान नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार तो नागरिकों को दिए गए। ठीक है, देश के शासन में अगर हम लोग बात करेंगे जिसका मौलिक जो मूल रोल है वो कौन है, तो वो है नीति निदेशक तत्व। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देश के शासन को चलाने में जिसका महत्वपूर्ण रोल है वो क्या है, वो है नीति निदेशक तत्व। याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस स्थिति के तहत एक उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो किस स्थिति के तहत एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि क्या करेगा, यदि वह चुनाव जीतने में विफल रहता है, यदि कोई उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वैध मतों की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा प्राप्त करने में विफल रहता है, यदि कोई उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वैध मतों की कुल संख्या का 6वें से अधिक हिस्सा प्राप्त करने में विफल रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या होना चाहिए, किस स्थिति में एक उम्मीदवार की जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। आपने देखा होगा आपके गांव में या फिर अपने इलेक्शन होते हैं तो आपने वहां पर देखा होगा, सबसे छोटे स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो ग्राम प्रधान का होता है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि ये जो एक उम्मीदवार होता है, जो कैंडिडेट होता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो किस कंडीशन में जमानत राशि जब्त हो जाती है, बताइएगा। यदि वह चुनाव जीतने में विफल रहता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही व्यक्ति चुनाव जीतता है, बाकी सारे तो हारते हैं, तो सबकी तो जमानत राशि जब्त नहीं की जाएगी। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएगा। 7वें प्रश्न की बात करेंगे, चलो जल्दी बताएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, यदि कोई उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वैध मतों की कुल संख्या का 6 से अधिक हिस्सा प्राप्त करने में विफल रहता है, तो क्या हो जाएगी, तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। ठीक है, 7वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या फिर अध्यक्ष को? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बात भी जुड़े हैं सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। 100+ MCQs को करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है।
तो जितने भाई बहन नहीं जुड़ पाए हैं तो उन लोगों को आप शेयर कर देंगे तो उन लोगों तक भी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सकेगी और उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल हो सकेगी। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। और अगर आपसे पूछे शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने बिहार में किन नदियों के लिए 4900 करोड़ रुपए की एक नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को मंजूरी दी है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार में किन नदियों के लिए 4900 करोड़ रुपए की एक नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को मंजूरी दी है? गंगा, सोन, गंडक, कोसी, कोसी मेची या फिर केन बेतवा? नए प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, कोसी और मेची। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो नए प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कोसी और मेची। और कोसी को तो आप जानते हैं, कोसी जो है नदी है, तो इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। औपचारिक या प्रक्रियात्मक लोकतंत्र किसी भी तरह से गारंटी से नहीं होता है। तो राजनीतिक और नागरिक अधिकार, संविधानवाद, विधि का शासन, जाति भेदभाव का अभाव। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो औपचारिक या प्रक्रियात्मक लोकतंत्र किसी भी तरह से राजनीतिक और नागरिक, ठीक है, नागरिक अधिकार गारंटी से नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? ठीक है, देखो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो आप कहोगे आर्टिकल 61 में। ठीक है, कहाँ पर? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? न्यायिक है, विधायी है, अर्ध न्यायिक है या फिर कार्यकारी है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में, और ये किस प्रकार की है? न्यायिक है, विधायी है, अर्ध न्यायिक है या कार्यकारी है? तो आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? अर्ध न्यायिक। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर कर दोगे, अर्ध न्यायिक। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो बताइएगा। तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? बम्बई हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है या फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय? तो 12वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 12वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो देखो 1862 में, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हो रही है। ठीक है, 1862 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 हाई कोर्ट की स्थापना होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? तो कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें मुंबई हाई कोर्ट हो जाएगा और फिर आपका मद्रास हाई कोर्ट हो जाएगा। तो 1862 में ही 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। अब इसमें भी आपसे सबसे पुराना पूछा जाए तो सबसे पुराना आप आंसर कर दोगे किसको? कलकत्ता हाई कोर्ट को। ठीक है, सबसे पुराना, आप इन तीनों में भी सबसे पुराना पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेबी है, तो सेबी क्या है तो बताइएगा। तो अच्छा, सेबी से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सेबी की स्थापना कब हो रही है? तो सेबी की स्थापना हो रही है 1988 में। ठीक है, 1988 में सेबी की स्थापना हो रही है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप आंसर करोगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हो रही है? तो 1988 में हो रही है। और सेबी की बात कर रहे हैं तो सेबी किस तरीके का है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा। तो सलाहकार निकाय है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक है या फिर संवैधानिक निकाय? तो क्या हो जाएगा? प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, सांविधिक निकाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया? तो 371 जी की बात हो रही, बताएगा 371 जी में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो क्या हो जाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड। बताएंगे। 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग 371 जी की बात करेंगे तो यहाँ पर मिजोरम राज्य के लिए प्रावधान किया गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए 370 में, अनुच्छेद 370 में विशेष प्रावधान किया गया था, जिसको अब फिलहाल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 371 जी के तहत अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताएगा। तो लोकसभा के महासचिव के बारे में आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। अध्यक्ष को महासचिव का सलाहकार,
ठीक है। और क्या हो जाएगा, तो महासचिव अध्यक्ष के नाम पर प्राधिकरण के अधीन कार्य करता है। महासचिव प्रतिनिधि प्राधिकृत के साथ अध्यक्ष के अधीन काम करता है, या फिर महासचिव अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित करता है। ठीक है, या फिर महासचिव क्या करता है, तो महासचिव जो है वो अध्यक्ष को महासचिव सलाहकार के रूप में काम करता है। 15वें प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, 15वें प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट नहीं है, ठीक है, गलत आपको बताना है, तो आप ऑप्शन क्या कर दोगे, डी को। महासचिव जो है वो अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित करता है, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। महासचिव अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित नहीं कर सकता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा दिए गए अभिभाषण को संदर्भित करता है। जब एक राष्ट्रीय आपातकाल के कारण विधानसभा को भंग करना आवश्यक हो जाता है। जब एक राष्ट्रीय आपातकाल के कारण विधानसभा को भंग करना आवश्यक हो जाता है। जब एक राष्ट्रीय आपातकाल के कारण विधानसभा को भंग करना आवश्यक हो जाता है। आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, या फिर जब भी उसने निष्कर्ष निकालना है कि ऐसा आवश्यक है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो विधानसभा में अपना अभिभाषण कब और किस संदर्भ में देता है। 16वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। राष्ट्रपति के संदर्भ में भी यही होता है। राष्ट्रपति भी जो करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों लोग क्या करते हैं, तो जब एक तो आम चुनाव होता है उसके बाद जो पहला सत्र होगा तो राष्ट्रपति और राज्यपाल संबोधित करते हैं, और दूसरा जो प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र होगा तो उसमें भी राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित करते हैं और राज्यपाल की बात करेंगे तो वो विधानसभा को संबोधित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा उल्लिखित राजनीतिक दलों की एक वर्गीकृत श्रेणी नहीं है। राष्ट्रीय दल, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त दल, क्षेत्रीय दल, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जगह। तो अगर हम लोग बात करें तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो राजनीतिक दलों की एक श्रेणी प्रस्तुत की गई है उसमें देखिए राष्ट्रीय दल होते हैं, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त दल होते हैं, ठीक है, जो राज्य वाली पार्टियां होती हैं, और कुछ क्षेत्रीय दल भी होते हैं। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल नहीं होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रादेश के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। प्रादेश का मतलब किससे है, तो प्रादेश का मतलब रिट से है। ठीक है, किससे है, तो प्रादेश का मतलब किससे है, रिट से। और रिट के संदर्भ में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि रिट कौन कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 32 से, और हाई कोर्ट रिट जारी करता है किस अनुच्छेद से, तो 226 से। तो आपसे पूछ रहा है भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रादेश या फिर कहें रिट कौन जारी करेगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। एक मनी बिल को पेश किया जाता है, मनी बिल को कहां पर पेश किया जाता है बताइएगा, तो मनी बिल का मतलब किससे, वित्त विधेयक से है। और वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में। ठीक है, कहां पर, तो अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया मनी बिल का। और इसको कहां पर पेश किया जाता है, संसद के घर में, केवल राज्यों की परिषद, राज्यसभा में, लोकसभा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो मनी बिल वित्त विधेयक को, ठीक है, क्या हो रहा है, तो मनी बिल का मतलब किससे है, तो मनी बिल का मतलब है, ठीक है, मनी बिल का मतलब किससे है, तो मनी बिल का मतलब है धन विधेयक से। ठीक है, किससे, तो मनी बिल का मतलब है धन विधेयक से। और ये जो धन विधेयक होता है इसका प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया। और ये कहां पर, तो ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, हमेशा पहले कहां पर, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आपसे कह रहा है ग्रॉस रूट लोकतंत्र किससे संबंधित है, शक्तियों के विचलन से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज व्यवस्था से, या फिर उपरोक्त सभी से। क्या हो जाएगा, तो ग्रॉस रूट लोकतंत्र की बात हो रही है। ग्रॉस रूट लोकतंत्र जो है ये किससे संबंधित है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, उपरोक्त सभी से। ठीक है, शक्तियों के विचलन से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, और पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है, कांसा, कांसा तांबे और का मिश्र धातु है, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग कांसे की बात करेंगे तो कांसा जो है वो क्या हो जाएगा, तो तांबा और किसको मिलाकर बनता है, निकिल को, लोहे को, टिन को, एल्यूमिनियम को। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे प्रश्न कह रहा है कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है, तांबे और किसको मिलाकर, निकिल, लोहा, टिन, एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या टी हो जाएगा, जो है सी हो जाएगा, टिन को। टिन, तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा एक मिश्र धातु बनती है। ठीक है, वायु की नमी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइपोमीटर, पाइक्नोमीटर। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो वायु की नमी को मापने के लिए किस ये उपकरण का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं आर्द्रता के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कार्बनिक खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग नहीं करता है, सिंथेटिक कीटनाशकों या फिर उर्वरकों का उपयोग नहीं करता है, ठीक है, यह न्यूनतम फसल चक्रण का उपयोग करता है, या पारिस्थितिक रूप से सुरक्षात्मक प्रथाओं का उपयोग करता है। तो कार्बनिक खेती के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तीसरे प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, यह न्यूनतम फसल चक्रण का उपयोग करता है, ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पत्तियों के हरे वर्णक निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है, कैल्शियम होता है, या फिर तांबा होता है? तो पत्तियों के हरे वर्णक में कौन होता है बताएगा? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो पत्तियों के हरे वर्णक में कौन सा तत्व मौजूद होता है? मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, तांबा। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक गैस ने 1984 में भोपाल गैस त्रासदी का कारण बनी थी? तो एक तो देखो, एक तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी है तो ये कब हुई थी? तो आप आंसर करोगे 1984 में, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी हो रही है और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? इसी को हम लोग मिक गैस भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसी को हम लोग मिक गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पारा और नाइट्रेट द्वारा दूषित पानी की खपत करने से होता है? ये भी बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पारे से और नाइट्रेट से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। छठवें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो पारे और नाइट्रेट का सेवन करने से कौन सी, ठीक है, बीमारी हो जाती है? क्या हो जाएगा? तो पारे से देखो हो जाती है मिनी माता, और नाइट्रेट से अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्रोटीन से बना है? रबर, कपास, ऊन, जूट। सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे। और बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है अनिवार्य रूप से और टाइम से मिलती रहे। सातवें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो कौन सा पॉलीमर प्रोटीन से बना है? रबर है, कपास है, ऊन है, जूट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ऊन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, ऊन एक बहुलक होता है जो प्रोटीन से बना होता है, भेड़ों से ऊन निकाला जाता है, और रबर, कपास और जूट प्रोटीन से नहीं बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने फिक्शन श्रेणी में वर्ष 2017 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता? हालांकि ये प्रश्न बहुत ही पुराना है, तो इतना पुराना प्रश्न जो है वो तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, द अंडरग्राउंड रेल रोड हो जाएगा, ठीक है। और ये काफी पुराना प्रश्न है, तो इतना पुराना प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कौन सा जीवाणु क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है? तो वनस्पति अवशेष, प्लास्टिक सामग्री, पशु शव, या फिर फूलों का कचरा। तो कौन सा अगर हम लोग बात करेंगे तो जीवाणु क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होता है। 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, प्लास्टिक सामग्री। इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो क्या होती है? वो कभी समाप्त नहीं होती, विघटित नहीं होती, इसीलिए प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कार्बोरंडम का उपयोग एक अपघर्षक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है? उच्च तापीय चालकता होता है, विस्तार का गुणांक कम होता है, उच्च रासायनिक स्थिरता होती है, या फिर अत्यंत कठिन होता है। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो कार्बोरंडम अगर हम लोग बात करेंगे तो का उपयोग एक अपघर्षक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, यह अत्यंत कठिन है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा पीने के पानी के लंबे समय तक सेवन से कम या कोई फ्लोराइड का प्रमुख प्रभाव है? बताइएगा क्या जाएगा? दांतों की कैविटी, हड्डी की विकृति, नाखून का कटाव, या फिर दांत का मोटा होना। 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो निम्न में से कौन सा पीने के पानी के लंबे समय तक सेवन से कम या कोई फ्लोराइड का प्रमुख प्रभाव क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, दांतों की कैविटी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है डीजल इंजनों से होने वाले वायु प्रदूषण के संदर्भ में, ठीक है। तो डीजल इंजन से होने वाले वायु प्रदूषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? डीजल इंजन से होने वाले वायु प्रदूषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये आपको बताना है।
कम और उच्च तापमान पर बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन करता है, या कम और उच्च तापमान पर भारी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन करता है, या कम तापमान पर बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और उच्च तापमान पर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन करता है, या कम तापमान पर बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और उच्च तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन करता है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा भाई, जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह कम तापमान पर बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और उच्च तापमान पर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन करता है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसको दम घोंटू या गला घोंटू गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पद जैव आवर्धन संदर्भित है किससे? तो शरीर के वजन में वृद्धि से, हानिकारक जीवों की अनियंत्रित वृद्धि से, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, गैर वियोज्य प्रदूषक की बढ़ती मात्रा के संचय से, या फिर एक संस्कृति माध्यम में बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि से। 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो पद जैव आवर्धन संदर्भित करता है, किसको करता है, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गैर वियोज्य प्रदूषक की बढ़ती मात्रा का संचय। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक जलीय पर्यावरण चाप में मुक्त तैराकी मैक्रोस्कोपिक जानवरों के रूप में जाना जाता है। तो प्लवक होगा, पेरीफाइटन होगा, बेंटोस होगा, या फिर नेक्टन होगा। 14वें प्रश्न का आंसर कर दिएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें एक जलीय पर्यावरण चाप में मुक्त तैराकी माइक्रोस्कोपिक जानवरों के रूप में जाना जाता है, क्या हो जाएगा। तो प्लवक हो जाएगा, पेरीफाइटन हो जाएगा, बेंटोस हो जाएगा, नेक्टन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी हो जाएगा, नेक्टन आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक जीव का पारिस्थितिक निकेत संबंधित है जीव के विशिष्ट निवास स्थान से, अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध से, विभिन्न परिस्थितियों में एक प्रजाति की विविध घटना से, या फिर अन्य सभी जीवों के साथ उसकी बातचीत से। 15वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा। तो एक जीव का जो पारिस्थितिक निकेतन होता है वो संबंधित होता है जीव के अपने विशिष्ट निवास स्थान से जहां पर वो रह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइबोसोम का निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य स्थल है। तो प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, श्वसन। ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न और ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, बताइएगा। तो राइबोसोम के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा तो क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, आहार नली में अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आग्नेयशी रस होगा, लार होगा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और स्लेम होगा, पित्त रस और आग्नेयशी रस होगा, या फिर पित्त रस और आग्नेयशी रस होगा। तो आहार नली में अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 17वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, पित्त रस और आग्नेयशी रस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। तो बताएंगे कहां पर। अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी पर कहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। 18वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। 18वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, पृथ्वी के केंद्र पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, चलती बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुकती है। तो इसके द्वारा अगर हम लोग बात करें तो बताइएगा इस पर न्यूटन का कौन सा नियम लगता है। कोई बस जैसे चल रही है, आप उसमें बैठे हुए हो, तो फिर क्या होता है, अचानक से जब बस रुकती है तो पहले आपको आगे की तरफ धक्का लगता है और फिर आपको पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये न्यूटन के कौन से नियम, पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम, या फिर संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। 19वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम जिसको आप जड़त्व का नियम कहते हो, तो उस पर। ठीक है, तो उस नियम की व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पताल में घाव और सिरिंज को विसंक्रमित करने के लिए एक रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। मेथेनॉल, एथिल एल्कोहल, प्रोपेनॉल, या फिर ब्यूटेनॉल। बताइएगा। 20वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पतालों में घाव और सिरिंज को विसंक्रमित करने के लिए एक रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। 20वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, एथिल अल्कोहल। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, एथिल अल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। अब ये पहली महिला आपसे पूछ रहा है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा तो पहली महिला कौन है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा।
तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे रीता फारिया को, ठीक है, किसको, तो रीता फारिया को, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला 1 स्टार राइडर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, सुमन लता ने, सीमा मिश्रा ने, स्वाति राठौड़ ने, या फिर साइमा सैयद ने। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो देश का पहला 1 स्टार राइडर बनने की उपलब्धि किसने जो है हासिल की है, तो आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, साइमा सैयद हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, साइमा सैयद हो जाएगा। डॉक्टर कलाम के नाम से एपीजे का पूर्ण रूप क्या है, तो बताइएगा, तो एपीजे अब्दुल कलाम आपने नाम सुना होगा, भारत के ये पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो ये भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, तो आपको पता होगा। तो एपीजे का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या आंसर करेंगे, तो आप आंसर कर दोगे अबुल पाकिर जैनुल आबदीन, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ठीक है, तो ये एपीजे का पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने मराठी अखबार केसरी का संपादन किया, तो बताइएगा, तो केसरी अगर हम लोग बात करें तो लोकमान्य तिलक, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, या फिर महात्मा गांधी, तो किसने मराठी अखबार केसरी केसरी का जो है संपादन किया था, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या ए, लोकमान्य तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता था, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी, या फिर मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता था, आंसर क्या करेंगे, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी, या फिर मदन मोहन मालवीय। आंसर कर दोगे देश बंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, देखो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से है, और भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं अरुण कृष्णन, वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, वर्गीस कुरियन हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं, हारमोनियम, तबला, संतूर, बांसुरी। सातवें प्रश्न का आंसर कर देंगे, तो जाकिर हुसैन, अच्छा जाकिर हुसैन की हम लोग बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए अभी इनको क्या किया गया था, तो इनको, ठीक है, अभी हाल ही में पद्म विभूषण भी दिया गया था, ठीक है, क्या किया गया था, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन को। अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हुई है, और ये कौन है, तो ये तबला वादक। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी हो जाएगा। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोलवेत्ता थे, या फिर वैज्ञानिक थे। आठवें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आर्यभट्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्यभट्ट क्या है, तो एक प्रसिद्ध क्या है, तो चित्रकार है, चिकित्सक है, वैज्ञानिक है, या फिर खगोलवेत्ता। तो देखो आर्यभट्ट ने क्या किया है, तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज भी की थी, और ये एक खगोलवेत्ता भी है, ठीक है, इन्होंने पृथ्वी के बारे में भी बताया था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की फोर्ब्स सूची में किस भारतीय मूल की सीईओ को सूचीबद्ध किया गया। नए प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप आंसर क्या करिएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जय श्री वी उल्लाल हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। भारत में नीली क्रांति का जनक किसको मानते हैं, 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे नीली क्रांति का जनक। देखो अगर स्वामीनाथन की बात करें तो स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति से संबंधित है। सैम पित्रोदा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पीली क्रांति से संबंधित है। वर्गीस कुरियन की बात करेंगे तो वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। और नीली क्रांति की बात करेंगे तो आंसर कर दोगे हीरालाल चौधरी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल किस क्षेत्र से जुड़ी है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अभियंत्रण है, सेना है, खेल है, या फिर शिक्षा। तो क्या हो जाएगा, साइना नेहवाल खेल से। अच्छा जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि खेल में किस खेल से संबंधित है। अगर खेल में आपसे पूछ रहे कि खेल में किससे संबंधित है तो क्या हो जाएगा, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा जो है इस घोषणा की है, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो क्या हो जाएगा, तो 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएंगे डेविड मालपास। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डेविड मालपास हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे वर्तमान में पूछ ले कि विश्व बैंक के प्रमुख कौन है तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे अजय बंगा है, ठीक है। वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कौन है तो आप आंसर करोगे अजय बंगा है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी के डार्विन के रूप में कहा जाता है? बताएगा तो किसे 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को, मार्शल वार्रेन को, हरगोविंद खुराना को, या फिर कैथरीन इसाऊ को? तो बताएगा तो 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, अर्नेस्ट मेयर को। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एरो इंडिया 2023 के राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, राजनाथ सिंह। हालांकि प्रश्न बहुत ही पुराना है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मार्ले मिंटो द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? देखो, मार्ले मिंटो एक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे 1909 में आ रहा है। ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट कब आ रहा है? तो 1909 में आ रहा है। और इस मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा किस समुदाय के लिए सीटों को आरक्षित किया गया था? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आप आंसर कर दोगे मुस्लिमों के लिए। ठीक है, 1909 के एक्ट से ही, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यूरोपीय लोगों में कौन से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में आने वाले अंतिम व्यक्ति थे? तो अगर हम लोग बात करें तो भारत में व्यापारियों के रूप में आने वाले अंतिम कौन थे? तो देखो, सबसे पहले कौन आ रहा है? तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं। फिर इसके बाद कौन आएंगे? इसके बाद डच आएंगे। डच के बाद कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। और अंग्रेजों के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन आएंगे? तो फ्रांसीसी आएंगे। तो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? सबसे लास्ट में आपसे पूछ रहा है, तो फ्रांसीसी कर दोगे। ठीक है, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, शिवा स्वामी अय्यर, या फिर जवाहरलाल नेहरू? बताएगा किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए? तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, शिवा स्वामी अय्यर। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था? तो आप आंसर करोगे 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में ये भारत पहुंचा था। ठीक है, तो 1927-28 याद रखेंगे साइमन कमीशन के संदर्भ में। और इस साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे, और इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन को श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? कई बार ये प्रश्न करा चुका हूं मैं आप लोगों को। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 3 सितंबर 1946, 16 मई 1946, 16 अगस्त 1946, 4 दिसंबर 1946? क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे आप लोग कब? तो आप लोग आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ है? तो अगर हम लोग बात करें तो भारत में अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उनका शासन कब समाप्त हो रहा है? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू होगा उसी के साथ भारत में गवर्नर जनरल का शासन भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को शामिल करने का पहला प्रयास किस एक्ट के द्वारा किया गया? बताएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को शामिल करने का पहला प्रयास किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1861, 1892, 1909 या फिर 1919? छठवें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 1861 के एक्ट से। ठीक है, किससे? तो 1861 के एक्ट से। छठवें प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, मुंबई को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां से लिया था? बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो मुंबई को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां से लिया था? पुर्तगालियों से, चार्ल्स वन से, डच से, या फिर चार्ल्स द्वितीय से? क्या हो जाएगा? सातवें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो आपको पता है जो बम्बई है, तो बम्बई जो है ये अंग्रेजों को, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो बम्बई जो है तो ये दहेज में मिली थी। ठीक है, दहेज में मिली थी। और राजा जो है ये कौन है? चार्ल्स द्वितीय का विवाह, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से होता है दहेज के रूप में। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिलता है और बाद में यही चार्ल्स द्वितीय जो है तो ये क्या करेंगे, ये बम्बई उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द के विचार की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, या फिर शौकत अली? तो पाकिस्तान शब्द के विचार की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रहमत अली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या
डी आंसर कर दोगे क्या हो जाएगा, रहमत अली। 8वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कब, तो 1933 में, ठीक है, याद रखिएगा 1933 में। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन, कैबिनेट मिशन, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कैबिनेट मिशन सबसे बाद में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ठीक है, क्या होगा, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो होम रूल आंदोलन होगा, ठीक है। होम रूल आंदोलन कब हो रहा है, तो 1916 में। अगर हम लोग बात करें क्या हो रहा है, तो होम रूल आंदोलन होगा 1916 में। फिर साइमन कमीशन, मैंने अभी आप लोगों को बताया था 1927-28 में क्या होगा, साइमन कमीशन आएगा। और फिर सबसे लास्ट में 1946 में आपका क्या होगा, कैबिनेट मिशन आएगा। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले 1 नंबर आएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद 3 नंबर आएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 नंबर आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 2 नंबर आएगा। और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो 4। तो 1, 3, 2, 4 आपको कहाँ पर ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, माउंटबेटन थे, लॉर्ड वेवेल थे, लिटन थे, या फिर लिंडेथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हो रहा है, तो आप आंसर करोगे 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, कब, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है। और इस दौरान आपसे अगर वायसराय पूछा जाए, 10वें प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, लिनलिथगो हो जाएंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन है, लिनलिथगो। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। तो राज्य जन आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन, स्वराज आंदोलन, या फिर ए और बी दोनों। 11वें प्रश्न की बात करेंगे तो देखो, जब भारत का संविधान बन रहा है तो भारत का संविधान बनने के दौरान कई सारे ऐसे राज्य थे जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। जैसे कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, ना भारत के साथ जाना चाहता था ना पाकिस्तान के साथ। इसी तरीके से हैदराबाद के निजाम है तो ये भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, ये ना भारत के साथ जाना चाहते थे ना पाकिस्तान के साथ। श्रावणकोर का भी वही हाल था। तो ऐसी रियासतें जो है अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी और उसके लिए क्या कर रही हैं, एक आंदोलन शुरू कर रही हैं। तो वो आंदोलन कौन था, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, राज्य जन आंदोलन और प्रजा मंडल आंदोलन। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो रही है कब, 1919 में, ठीक है। कब हो रही है, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो रही है 1919 में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। और जो खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया है, जिन्ना ने, अबुल कलाम आजाद ने, या फिर अली बंधुओं ने। तो क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे अली बंधुओं ने, ठीक है। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था 1919 में, ठीक है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो बूंदी के किले के नाम से जाना जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा किला है जो बूंदी के किले के नाम से जाना जाता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो तारागढ़ का किला है, आमेर का किला है, जैसलमेर का किला है, या फिर मेहरानगढ़ का किला है। तो बताइएगा कौन सा किला है जो बूंदी का किला, बूंदी के किले के नाम से जाना था। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, तारागढ़ का किला, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो आप आंसर कर दोगे किसको, तारागढ़ का किला जो है तो ये बूंदी के किले के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस किले में सूफी संत हमीउद्दीन की दरगाह है। तो जूनागढ़ में, नागौर में, तारागढ़ में, या फिर मेहरानगढ़ में। तो किस किले में अगर हम लोग बात करें तो सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह है। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो आपको पता है ये जो हमीदुद्दीन है इनको हमीदुद्दीन नागौरी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, तो इनका अगर पूरा नाम अगर आपसे बात करें तो ये कहोगे हमीदुद्दीन नागौरी। इनको कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, नागौर किले में, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आमेर का किला किसने बनवाया, देखो आमेर का जो किला है ना यही वर्तमान में जयपुर के किले के नाम से जाता है। जयपुर का पुराना नाम क्या है, आमेर है, ठीक है। जयपुर का पुराना नाम क्या है, आमेर है। और जयपुर को क्या करते हैं, तो जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। जयपुर का पुराना नाम आमेर है। तो आमेर का किला किसके द्वारा बनवाया गया, अकबर के द्वारा, उदय सिंह द्वितीय के द्वारा, राजा मान सिंह के द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आमेर का किला जो है वो राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, या फिर बिहार। चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में, केरल में, राजस्थान में, या फिर बिहार में। तो आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर, तो राजस्थान में। अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, या फिर उत्तराखंड। तो अमरनाथ की यात्रा आप सभी को पता होगा,
चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अमरनाथ की गुफा आपको सबको पता होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर कर दोगे जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तभी ये प्रश्न अभी कुछ दिन पहले मैंने कराया था, आप लोगों को बताएगा। तो विजय स्तंभ जो है ये कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़ के दुर्ग में है। और इसका निर्माण किसने कराया, राणा सांगा ने, हमीर देव ने, राणा रतन सिंह ने या राणा कुंभा ने। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, राणा कुंभा ने। ठीक है। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम, राजीव गांधी या फिर भगत सिंह। बताएगा तो वीर भूमि किसका समाधि स्थल है, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है। क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, राजीव गांधी या फिर भगत सिंह। साथ में प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, राजीव गांधी। और राजीव गांधी के जन्म दिवस को 20 अगस्त को, ठीक है, राजीव गांधी का जन्म दिवस कब है, तो 20 अगस्त। और इस 20 अगस्त को क्या करते हैं, तो सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 20 अगस्त को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। बिहार में विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहां पर है, बिहार में विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहां पर है, वैशाली में, राजगीर में, नालंदा में, पटना में। बताएंगे। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो बिहार में विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहां पर है, तो आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, राजगीर में। ठीक है, कहां पर, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, राजगीर में। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बताइएगा किस स्थान के खंडहर जो हैं वो विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अहमदनगर, बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा। क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग विजयनगर की बात करें, विजयनगर की स्थापना कब हो रही है, 1336 में हो रही है। कौन कर रहे हैं, तो हरिहर और बुक्का। ठीक है, कौन, तो हरिहर और बुक्का जो है तो ये विजयनगर की स्थापना कर रहे हैं 1336 में। ठीक है। और विजयनगर के जो खंडहर है ये विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी का। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। अंबर किले की वास्तुकला शैली क्या है, हिंदू और राजपूत, हिंदू और मुगल, मुगल और राजपूत या फिर फारसी और हिंदू। अंबर के किले की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस किले की वास्तुकला शैली क्या है। 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, मुगल और राजपूत। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मुगल और राजपूत। चलिए आगे बढ़ेंगे। गलत जोड़ी का चुनाव करना है। गैब सागर, डुंगरूपुर, कयालाना, जोधापुर, चांद बावड़ी, दौसा और गडीसर। अगर हम लोग बात करें तो बीकानेर। तो कौन सी गलत जोड़ी है, तो ये आप लोग को बताना है। क्या हो जाएगा, 11वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या डी जो है गडीसर जो है तो ये बीकानेर में नहीं बल्कि कहाँ पर है, बल्कि जैसलमेर में। ठीक है, कहाँ पर है, बल्कि ये जैसलमेर में है। और जैसलमेर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा, तो मरु महोत्सव होता है। ठीक है, कौन सा, तो जैसलमेर का हम लोग बात करें तो कौन सा, तो मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस किले के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना था। बताएगा तो किस किले के दरवाजे को अगर हम लोग बात करेंगे, किस किले के प्रवेश को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, रणथंभौर, आमेर, सज्जनगढ़ या फिर चित्तौड़। बताएंगे। 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो किस किले के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहा जाता है, रणथंभौर का किला, आमेर का किला, सज्जनगढ़ का किला या फिर चित्तौड़ किला। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, रणथंभौर का किला। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, रणथंभौर का किला। ठीक है। कौन सी वस्तुता गार्डन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें कौन सा वस्तुता गार्डन नहीं है, हैंगिंग गार्डन मुंबई, ठीक है, वृंदावन गार्डन मैसूर, ईडन गार्डन कोलकाता, खुसरो गार्डन लखनऊ। तो बताएगा तो कौन सा वास्तव में अगर हम लोग बात करेंगे तो गार्डन नहीं है, नाम तो गार्डन है लेकिन गार्डन नहीं है। तो बताएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन जो है ये कोलकाता में है और ये गार्डन नहीं है बल्कि ये क्या है, तो बल्कि ये क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, क्या है, तो ये एक क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखेंगे। ठीक है। भारत का अगर हम लोग बात करें, अच्छा बस इतने ही क्वेश्चन है। अच्छा ये आज का आखिरी सेशन है। आपसे प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है और यहाँ पर आपको, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये आज का आखिरी प्रश्न है। भारत की सिलिकॉन वैली की बात करेंगे तो सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ पर है, तो बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को IT सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो बेंगलुरु को IT सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बस इतने ही प्रश्न करने वाले हैं। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।